resolution of a vector. Resolution of a vector. इसमें लिखिएगा it is the process of splitting a vector into two or more vectors it is the process of splitting it is the process of splitting a vector into two or more vectors splitting a vector into it is the process of splitting a vector into two or more vectors in such a way that their combined effect क्या करो आवाज़ धीरे आ रही है, जोर से बोलोगे जरा मेरा माइक में नॉइज आ रहा माइक में नॉइज आ रही है यस सर ये क्या कर है। रहा है एसी और फैन की उसी की वजह से लग रहा है ये तो कॉलर के पास है। ये देखो अभी ठीक है यस It is the process of splitting a vector into two or more vectors in such a way that their combined effect is same as that of the given vector. Is same as that of the given vector. The vectors into which the given vector is splitted the vectors into which the given vector is splitted the vectors into which the given vector is splitted are called component vectors. Are called component vectors. Suppose OQ vector represents vector R vector. OQ vector represents vector R vector. Suppose OQ
Q vector represents vector or vector through O and Q. Draw lines. Through O and Q. Draw lines parallel to vectors parallel to vectors A vector and B vector to meet at point P. A vector and B vector to respectively to meet at point P. Respectively meet at point P. From triangle of vector addition, OQ vector is equal to OP vector plus PQ vector. OQ vector is equal to OP vector plus PQ vector. अब देखिएगा करा क्या है हमने। एक वेक्टर तो बनाया ए वेक्टर, और एक वेक्टर ये बनाया बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर इस तरह से दो वेक्टर्स हो गए, और एक वेक्टर है हमारे पास OQ वेक्टर। OQ वेक्टर तो ये क्या है कि जो हम जैसे मान लीजिए दो वेक्टर्स होते थे और दो वेक्टर्स को ऐड करके उनका रिजल्टेंट वेक्टर बनाते थे, हम उल्टा करते हैं कि हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर को स्प्लिट करना है कि वो किन किन के एडिशन से बना हुआ है, हमको ये करना है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो आप क्या करेंगे जैसे ये OQ वेक्टर है, OQ वेक्टर दे रखा है R वेक्टर एक पर, तो वो इधर और Q इधर, तभी इसको OQ वेक्टर बोल रहे हैं, नहीं तो QO वेक्टर बोलते हैं अगर Q से O की तरफ जाती तो आप क्या करेंगे जैसा कि यहाँ पर मेंशन करा है कि थ्रू O and Q draw lines parallel to vectors A vector and B vector respectively to meet at point P। तो O से आप A वेक्टर के पैरेलल एक डॉटेड लाइन बना दें, तो O से A वेक्टर के पैरेलल मतलब A वेक्टर के अराउंड ये बना लिया आपने, ये हो गया। ऐसे ही जो Q है Q से B वेक्टर के पैरेलल बना लिया, ऐसी लाइन ये हो गया। तो ये दोनों के दोनों जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं वो पॉइंट हो गया हमारे पास P, और इसको आप बोल दीजिए लैम्डा ए वेक्टर, और इसको बोल दीजिए म्यू बी वेक्टर। लैम्डा और म्यू जो है ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी, कोई भी कांस्टेंट्स हो सकता है। तो हमने क्या करा कि जो हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आया हुआ था, तो रिजल्टेंट वेक्टर किन दो वेक्टर्स के एडिशन से मिलकर बना है, हमने उल्टा करा है वो काम। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 और 3 होता था, तो 2 + 3 को 5 हम बताते थे, अब 5 को हमने दिखा दिया कि 5 कैन बी रिटन एज 2 + 3, ये हो गया।
अब हमें ये नहीं पता कि ए वेक्टर की लेंथ कितनी लंबी है, कितना लंबा है ए वेक्टर, तो हमने कहा कि अच्छा उसकी लेंथ पता करने के लिए उसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। ऐसे ही बी वेक्टर की लेंथ कितनी बड़ी है वो भी हमको नहीं पता, तो उसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया न्यू, तो लैम्डा इस तरह से। मतलब अगर हमको एक वेक्टर दे रखा है तो उस वेक्टर को उसके दो पार्ट्स में, यानी कि जिन दो पार्ट्स के एडिशन से मिलकर वो बना है उसमें रिजॉल्व करना। दिस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रिजोल्यूशन मतलब स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर, समझ गए? ये हो गया। इसके बाद आप इसको ऐसे लिखेंगे OQ सर वेक्टर। इसे एक और वापस एक्सप्लेन कर दीजिए। एक वेक्टर जो हमारे पास बना हुआ है, जैसे ये R वेक्टर है, ये R वेक्टर है, इस R वेक्टर को हमें दो वेक्टर्स में रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व मतलब दो वेक्टर्स में ब्रेक करके दिखाना है, स्प्लिट करके दिखाना है। वो दो वेक्टर्स किस डायरेक्शन के अलावा होने चाहिए? A वेक्टर और B वेक्टर की डायरेक्शन के अलावा। तो हमने क्या करा, OQ वेक्टर हमको दे रखा था, O से हमने A वेक्टर के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी और Q से हमने B वेक्टर के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी। दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वो वाला पॉइंट हो गया P, तो इसको हमने बोल दिया OP यानी कि लैम्बडा A वेक्टर, और ये हमारे पास हो गया PQ यानी कि न्यू P वेक्टर। और ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन का हमने एक पूरे तरीके से उसको समझा था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचने के रास्ते हम ढूंढते हैं। तो हमने कहा कि O से Q तक पहुँचने का रास्ता एक तो ये सीधा है, O से Q तक पहुँचने का, तो OQ वेक्टर। और एक रास्ता क्या हो गया, O से P तक गए और P से Q तक गए, तो OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर। तो इस तरह से हमने लिखा OQ वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर। ठीक है, बताइए जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अभी क्या करेंगे कि ये जो OQ वेक्टर है, OQ वेक्टर क्या है? R वेक्टर, और OP वेक्टर क्या है? लैम्बडा A वेक्टर प्लस न्यू B वेक्टर। ठीक है जी, कितना हो गया? इस तरह से इसको रिजॉल्व करा जाता है। उसके बाद हेडिंग डालिएगा रिजोल्यूशन, सॉरी रिजोल्यूशन ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर्स, आगे लिखेंगे बेस वेक्टर्स। ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर्स, आगे लिखेंगे बेस वेक्टर्स। ये क्या होता है? यहाँ पर यहाँ लिखेंगे इन अ राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, right-handed Cartesian coordinate system, three unit vectors I cap, J cap and K cap. I cap, J cap and K cap are used to represent the positive directions of x-axis, y-axis and z-axis respectively. And z-axis respectively. Three mutually perpendicular unit vectors, these three
perpendicular these three mutually perpendicular unit vectors I cap, j cap, k cap are collectively known as u cap, j cap, k cap are collectively known as orthogonal triad of unit vectors. Collectively known as orthogonal triad of unit vectors. और इसको इस तरीके से दिखाया जाता है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये फ्रंट की तरफ ये हो गया जेड एक्सिस। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमें किसी का भी वेक्टर का डायरेक्शन दिखाना है। अब सारे क्वेश्चन ऐसे थोड़ी है कि डायग्राम बना कर दिखाएंगे कि भाई एक का डायग्राम, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पेपर में ऐसा डायग्राम बना हुआ आया, अब आप कहोगे टीचर ने तो बना दिया थोड़ा 30 डिग्री पर टेढ़ा, आपने बना दिया 40 डिग्री पर, तो वो तो वेक्टर की डायरेक्शन वगैरह सब कुछ चेंज हो गया। तो सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे, तो समझाने के लिए बताया कि एक वेक्टर को दो वेक्टर्स के डायरेक्शंस के अलावा कैसे रिजॉल्व करा जाता है, कैसे स्प्लिट करा जाता है। लेकिन क्या है कि ये मान लिया जाता है कि दुनिया में कुल मिलाकर बस 3 ही डायरेक्शन है। एक डायरेक्शन हो गई एक्स एक्सिस के अलावा, एक हो गई वाई एक्सिस के अलावा और एक हो गई जेड एक्सिस के अलावा। इसीलिए उसको 3D ज्योमेट्री बोला जाता है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो पूरा जो यूनिवर्स है उसको 3 डायमेंशंस में स्प्लिट कर दिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो हम अगर वेक्टर्स हमको दिखाने हैं, तो हम ये बताएंगे कि वो वेक्टर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कितना चल रहा है। मतलब मान लीजिए कोई एक चीज़ है, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट में अगर मैंने कहा कि एक पार्टिकल है, वो एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, तो हमने कहा यार ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये वाली तो चलिए मान लीजिए एक्स एक्सिस हो गई, ऊपर की तरफ हो गई वाई एक्सिस, आगे की तरफ हो गई जेड एक्सिस, ये जो टेढ़ा जा रहा है ये कौन सी डायरेक्शन है, कुछ एंगल कुछ तो बताओ इसका। तो हम ये कहेंगे कि नहीं, मुझे वो चेक नहीं करना, मुझे तो ये देखना है कि ये ओरिजिन से शुरुआत करी थी इसने, एक्स एक्सिस में कहाँ तक पहुँचा, भले ये टेढ़ा चल रहा हो, ये एक्स एक्सिस में कहाँ तक पहुँचा, ठीक है। फिर मैं ओरिजिन से वाई एक्सिस तक चेक करूँगा कि वाई एक्सिस में कहाँ तक पहुँचा और जेड एक्सिस में कहाँ तक पहुँचा। तो उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसे रिप्रेजेंट करी जाएगी, एक्स एक्सिस में उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसे रिप्रेजेंट करी जाएगी। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है ना उसको आई कैप बोला जाता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसको जे कैप और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो है उसको के कैप। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग को कितना चला है उसमें आई कैप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई कैप मल्टीप्लाई कर दिया। आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड तो 1 है ना, और डायरेक्शन उसकी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसका डायरेक्शन आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने उसको यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया तो जे कैप मल्टीप्लाई करा तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसका डायरेक्शन आ जाएगा, के कैप मल्टीप्लाई करा तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग उसका डायरेक्शन आ जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर अगर हमको रिप्रेजेंट करना है ना तो वो अब से हम आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। आई कैप क्या है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में अगर मैं लेंथ मेजर करूँगा ना तो 1 2 3 4, तो मुझे इतना आगे नहीं जाना, तो मैं 1 यूनिट पकड़ो बस, 1 यूनिट पकड़ी, यहाँ पर लिख दिया आई कैप। आई कैप वाई एक्सिस में भी 1 यूनिट पकड़ी बस, 1 यूनिट मतलब यूनिट वेक्टर है ना, और किस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, तो उसको लिख दिया जे कैप। ऐसे ही यूनिट वेक्टर जेड एक्सिस की डायरेक्शन में इसको लिख देंगे के कैप। तो आई कैप, जे कैप, के कैप इस तरह से होगा। अच्छा जी, उसके बाद हम ये कहेंगे a vector in three-dimensional system, a vector in three-dimensional system having its coordinates, यहाँ पर ऐसे लिखना a vector, ऐसे ना साइन लगाकर बीच में ऐसे लिख लो ए वेक्टर, अब वेक्टर ऐसे ये लगाकर एरो और लिख दीजिए ए वेक्टर।
A vector in three-dimensional system having its coordinates as ax, ay, az. अभी कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हो सकते हैं, मैं बोलूँगा 5, 3, 2, है ना। तो having its coordinates as ax, ay, az can be represented as a vector is equal to ax I cap plus ay j cap plus az, ठीक है। बस ये तरीका है, उसको लिखने का ये तरीका है। ठीक है, क्या करते हैं कि ax मतलब क्या है कि वो x एक्सिस में कितना चला, उसकी लेंथ कितनी है x एक्सिस के अलाउंग वो, ठीक है। y एक्सिस में कितनी लेंथ है उसमें j कैप मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्शन आ जाएगी। वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए आप i कैप, j कैप और k कैप से मल्टीप्लाई करेंगे। वेक्टर में कन्वर्ट करते ही क्या है कि किसी भी वैल्यू के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी आ गई, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी आ गई, ये होता है। ठीक है जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देखूंगा और यहाँ पर एग्जांपल से पहले ना एक चीज़ और, ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर also magnitude of a vector is given as, अगर a वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो वो मैग्नीट्यूड कैसे बताया जाएगा कि जो भी हमारे पास वेक्टर है ना, या तो ऐसे लिखो इसको a लिख दीजिए या तो सिर्फ a लिख दीजिए, मतलब ऊपर जो एरो का साइन लगाते हैं वो हटा दीजिए, या फिर क्या करें कि ए वेक्टर लिखकर उसके आगे ऐसे मॉडुलस लगा दें। ठीक है, दो तरीके होते हैं मैग्नीट्यूड लिखने के, या तो सीधा ए लिखें या ए वेक्टर के आगे ऐसे मॉड लगा दें, इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब एग्जांपल देखिएगा सर, इस पे ax का डिफाइन कर दो। ax का मतलब जैसे मान लीजिए हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे x एक्सिस के अलाउंग कितनी फोर्स लग रही है, कोई वैल्यू है, कोई भी वैल्यू। ठीक है, ए वाई क्या है कि y एक्सिस के अलाउंग कितनी फोर्स लग रही है। अगर मैं किसी भी वेक्टर की बात करता हूँ तो मान लीजिए मैं फोर्स की बात कर रहा था, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो x एक्सिस के डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है, दैट इज ax। y एक्सिस के डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है, दैट इज ay। z एक्सिस के डायरेक्शन में कितनी, दैट इज az। ये होता है। ठीक है, तो ये तीनों ना अलग अलग डायरेक्शन के कंपोनेंट्स हमने बता दिए, अलग अलग डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल एक प्लेन उड़ता है, एक प्लेन उड़ता है, तो प्लेन जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, थोड़ा सा आगे बढ़ा, थोड़ा सा ऊपर भी उठा, मतलब प्लेन ऐसे जा रहा है। प्लेन अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक तो पहुँचा था वो। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर भी उठा और थोड़ा सा आगे को मुड़ा भी है। तो हमने ये कहा कि उसका जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हमने कहा कि वो 4 किलोमीटर तो एक्स एक्सिस में चल गया, तो उसके डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखेंगे, 4i कैप। वो 3 किलोमीटर ऊपर उठ गया तो हम ये कहेंगे प्लस 3j कैप, और वो 1 किलोमीटर आगे की तरफ बढ़ गया तो हम ये कहेंगे 1k कैप। तो इस तरह से रिजॉल्व करके लिखा जाता है। मेरी बात समझ गए? बताइए भाई विराज और विराज, बताइए क्लियर है? यस सर। ठीक है, वंशिका आवाज़ आ रही है? यस सर। ठीक है, ठीक है। थम्स अप आ रहे हैं तुम्हारे काफ़ी बने, इसको थम्स अप आने दे। एग्जाम्पल 1, फाइंड द वेक्टर ए बी वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड find the vector AB vector and its magnitude if it has initial point and its magnitude if it has initial point A initial point A
1 2 minus 1 and final point B 3 2 2 ठीक है। तो फाइंड द वेक्टर ए बी वेक्टर। तो जब भी कभी हमें ए से बी की तरफ बढ़ना है तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपने शुरुआत में आप ओरिजिन से चले और ओरिजिन से चलकर आप 5 किलोमीटर तक का आपने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, मतलब जहाँ से भी आपने चलना शुरू करा उस पॉइंट को हमने ओरिजिन मान लिया। एज सच पूरी अर्थ का तो कोई ओरिजिन एज सच होता नहीं है, ठीक है। तो हमने ये कहा कि जहाँ से हमने अपना मोशन का जो है ऑब्जर्वेशन चालू करी, हमने जहाँ से मोशन स्टार्ट करा हमने उस पॉइंट को ओरिजिन मान लिया। अब आप चले और चलकर आप पॉइंट पर पहुंच गए, एक पॉइंट पर पहुंच गए, आपने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, समझ गए, 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। तो वो जो 5 किलोमीटर वाला पॉइंट है वो हमारे लिए ए हो गया। फिर आप थोड़ा और चलें, अब आप 8 किलोमीटर वाला डिस्टेंस आपने टोटल ट्रैवल कर लिया, ठीक है। तो उस पॉइंट को मैंने बी बोल दिया। तो अब अगर कोई कहे कि ए बी का डिस्टेंस बताइए तो आप क्या कहेंगे 8 - 5। भाई टोटल डिस्टेंस शुरुआत में आपने ए ट्रैवल करा था, यानी कि 5 किलोमीटर ट्रैवल करा था। फिर 5 किलोमीटर वाले मार्ग से आप आगे बढ़ गए और आप 8 किलोमीटर पर पहुंच गए। तो अब वो कह रहे हैं कि आप ए बी बताइए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताइए। तो वो क्या हो जाएगा, 8 - 5, ठीक है। तो ऐसा ही करते हैं यहाँ पर, जैसे ए बी वेक्टर पूछ रहे हैं तो ए का कोऑर्डिनेट्स बता रखे हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स बता रखे हैं, ऐसे बी के कोऑर्डिनेट्स बता रखे हैं। तो अगर ए बी वेक्टर पूछा जा रहा है तो बी के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, समझ गए। ए बी वेक्टर मतलब मैं पहले ए पर पहुंचा फिर मैं बी पर पहुंचा। अब मेरे से पूछे ए से बी तक मैं कितना गया, तो मैं बी वालों में से ही तो ए को सब्ट्रैक्ट करूंगा। सुनिए हमने क्या करा कि यहाँ पर ओ है, ठीक है। इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, अगर ट्रायंगल लॉ से समझ में आता है तो वैसे समझिए। यहाँ पर हमारे पास ओ है और इधर मान लीजिए हमारे पास पॉइंट ए है और इधर मान लीजिए हमारे पास पॉइंट बी है। तो ओ ए बी ये हो गया। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है ए बी वेक्टर। मेरी बात समझ में आ गई। तो हम ये कहेंगे कि जब ए आ गया, ए कितना है 1 2 - 1, 1 2 - 1, बी कितना है 3 2। तो ज़रा चेक करो, मैं कहीं से कहीं तक पहुंचना चाह रहा हूँ। मान लीजिए मैं ए से बी तक पहुंचना चाह रहा हूँ, तो ए बी वेक्टर ट्रायंगल लॉ लगा रहा हूँ, ए बी वेक्टर। अब ए से बी तक इधर से पहुंचेंगे, अगर इधर से पहुंचेंगे तो ये तो एरो इधर है और मैं ऐसे आना चाह रहा हूँ तो ये उल्टा हो जाएगा माइनस ओ ए वेक्टर। ये समझ गए, ठीक है भाई। मैं तो ऐसे आ रहा हूँ ए से ओ की तरफ और ये वेक्टर का सिंबल ये है ओ ए वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा माइनस ओ ए वेक्टर, फिर इधर से ये पॉजिटिव है तो प्लस ओ बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, प्लस वाले को पहले लिख लो, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। बताइए जी, समझ गए होंगे, ठीक है। तो सीधा सीधा फंडा ये है कि अगर मेरे को ए बी वेक्टर निकालना है तो भाई बी वाले में से ए वाले को सब्ट्रैक्ट करो। अब ये कैसे होगा ये देखिएगा। ए बी वेक्टर ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा 3 2 2। ओ बी वेक्टर लिखने का तरीका क्या है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये हो गया ओ बी वेक्टर, समझ गए। ऐसा गेम है, ऐसा भी क्या कह रहे हो, जोर से बोल दो थोड़ा। सर कह रहा हूँ ओ ए वेक्टर को हमने नेगेटिव में क्यों लिया? ओ ए वेक्टर को नेगेटिव में क्यों लिया, क्योंकि इसका जो एरो है, एरो तो ऐसे है और मैं ए से बी तक जाना चाह रहा हूँ।
तो ए से बी तक जाने का एक रास्ता तो ये हो गया ए बी वेक्टर, और एक रास्ता ये हो गया ए ओ प्लस ओ बी। अब ए ओ अगर मैं बनाऊंगा तो ए ओ नहीं है मेरे पास तो ओ ए है, तो ए ओ का उल्टा ही तो है माइनस ओ ए, वो करें। या बस आप सीधा ये समझ लीजिए कि भाई आप एरो के अपोजिट जा रहे हो, ठीक है, तो किसके अपोजिट जा रहे हो, ओ ए के, तो माइनस ओ ए हो गया, और फिर ओ बी के अलॉन्ग जा रहे हो तो प्लस ओ बी हो गया। बोलो समझ गए? यस। ठीक है, अब मैं आगे चल रहा हूँ। अब ये है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस, समझ गए? तो जिसका भी मेरे को पोजीशन वेक्टर निकालना है तो वो किसके रिस्पेक्टिवली निकलता है, ओरिजिन के। ओरिजिन क्या है 0 0 0, ये ओ बी वेक्टर भी ऐसे ही निकाला गया 3 माइनस 0 आई कैप, 2 माइनस 0 जे कैप, 2 माइनस 0 के कैप, ये भी ऐसे ही निकाला गया, बी में से ओ को सब्ट्रैक्ट करो। ऐसे ही ओ ए वेक्टर कैसे निकलेगा 1 माइनस 0 आई कैप, यानी कि 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 1 के कैप, 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 1 के कैप। सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, ओ बी में से ओ ए को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, सब्ट्रैक्शन करके देखिएगा क्या आएगा, 3i माइनस 1 आई क्या हो गया 2 आई कैप, 2j माइनस 2j मतलब 0j कैप, और 2k माइनस माइनस प्लस 1 तो प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 3k कैप। तो ए बी वेक्टर हो गया 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 3k कैप, ये हो गया। ठीक, तो सबसे पहले तो हमारे पास ये आ गया, उन्होंने पूछा था फाइंड द वेक्टर ए बी वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, मैग्नीट्यूड के लिए कुछ नहीं करना, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ए एक्स क्या है, आई कैप वाले का कोफिशिएंट, तो ए एक्स क्या हो गया 2, जे कैप वाले का कोफिशिएंट ए वाई, ये क्या हो गया 0, और ये 3 हो गया ए जेड। तो एक्स वाले का स्क्वायर, वाई वाले का स्क्वायर, जेड वाले का स्क्वायर, तीनों को ऐड करो और तीनों का अंडर रूट ले लो, ठीक है। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा, आप ए भी लिख दें बस ऊपर से, वेक्टर का साइन हटा दें, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट 13 यूनिट्स, अंडर रूट 13 यूनिट्स। सही है, समझ गए? ठीक, चलिए जी अगला एग्जांपल देखते हैं, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। एग्जाम्पल 2, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स। फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल resultant of the vectors, parallel to the resultant of the vectors, a vector is equal to I cap plus 4j cap minus 2k cap, 4j cap minus 2k cap, and b vector is equal to equal to 3i cap minus 5j cap plus k cap, 3i cap minus 5j cap plus k cap, ठीक है। तो हमें क्या करना है, k cap का मतलब 1 k cap, ऐसे i cap का मतलब 1 i cap, ठीक।
अच्छा जी, तो ये हमको दे रखा है अब वो कह रहे हैं कि आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स। रिजल्टेंट जब भी कभी शब्द आ जाए तो समझ लेना दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। रिजल्टेंट का मतलब होता है दोनों का एडिशन। हमारे को यहाँ पर 4 तरीके की चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। एक तो होगा वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं है कि अगर जैसे वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, जैसे आप ये देखिए कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन करा था कंपोनेंट में से कंपोनेंट, आई वाले में से आई वाला सब्ट्रैक्ट हुआ, जे वाले में से जे वाला, के वाले में से के वाला सब्ट्रैक्ट हुआ। ये तो सब्ट्रैक्शन है। एडिशन में क्या, आई वाले में आई वाला ऐड, जे वाले में जे वाला और के वाले में के वाला ऐड। ऐसे ही होता है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो है वो 2 तरीके से करा जाता है, डॉट प्रोडक्ट और एक आपका होता है क्रॉस प्रोडक्ट। 2 तरीके से, वो दोनों तरीके मैं आपको अभी समझाऊंगा इसके बाद में। लेकिन आप बस इतना समझिए कि अच्छा डिवीज़न वाला जो है वो अपने सिलेबस में नहीं है, वो हमें नहीं करना है, ठीक। तो हमें बस एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न करना है। तो याद रहे कि रिजल्टेंट का मतलब केवल और केवल एडिशन होता है, ना ही सब्ट्रैक्शन और ना ही मल्टीप्लिकेशन। रिजल्टेंट जहाँ भी आ जाए एडिशन। तो रिजल्टेंट पूछ रहे हैं तो रिजल्टेंट मतलब आपको इन दोनों को ऐड करना है। तो देखिए रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, बी वेक्टर 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप का मतलब 1k कैप। ऐसे ही i कैप का मतलब 1i कैप। भाई i कैप वाले में i कैप वाला ऐड कर दिया, 1i कैप प्लस 3i कैप कितना हो गया, 4i कैप। 4j कैप माइनस 5j कैप, 4 माइनस 5 इज माइनस 1j कैप माइनस 2k कैप प्लस 1k कैप, तो माइनस 1k कैप। तो हमारे पास ये रिजल्टेंट आ गया। तो क्या है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट। वो अगर पूछे यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर, अगर पूछे यूनिट वेक्टर अलोंग द रिजल्टेंट तो भी आपको यूनिट वेक्टर ही निकालना है। अगर वो कहें कि रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर निकालना है, फाइंड द रिजल्टेंट, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द रिजल्टेंट। अगर यूनिट वेक्टर पूछा जाए सीधा सीधा कि यूनिट वेक्टर ऑफ रिजल्टेंट, तो भी यूनिट वेक्टर निकालना है। अलोंग द वेक्टर पूछा जाए तो भी यूनिट वेक्टर, पैरेलल टू द वेक्टर पूछा जाए तो भी यूनिट वेक्टर। तो जैसे कहना ना फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट, तो भाई कुछ नहीं, जो रिजल्टेंट है आपको रिजल्टेंट का ही यूनिट वेक्टर निकाल देना। कैसे निकालेंगे देखिए, यूनिट वेक्टर अलोंग और पैरेलल टू द रिजल्टेंट इज इक्वल टू, यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है भाई, वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दीजिए तो उसके अलावा आपका जो यूनिट वेक्टर है वो निकल जाता है। अच्छा ये कैसे डिवाइड होता है, ये देखिए वेक्टर आर वेक्टर क्या है, तो लिखेंगे 4i कैप माइनस 1j कैप, 4i कैप माइनस 1j कैप माइनस 1j कैप अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो देख लीजिए सीधी सी बात है यहाँ पर कि ऊपर तो वेक्टर दे रखा है रिजल्टेंट वेक्टर 4i कैप माइनस 1j कैप माइनस 1j कैप, ये दे रखा है। वेक्टर तो उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 4i कैप माइनस 1j कैप माइनस 1k कैप अपॉन 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, तो 16 प्लस 1 प्लस 1 इज 18। तो क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 1/18 इंटू 4i कैप माइनस 1j कैप और माइनस 1k कैप। ठीक है, ये हमारा यूनिट वेक्टर है। ठीक, अगर चाहें तो इसको अलग अलग भी कर सकते हो, ऐसे
4/18 आई कैप -1/18 जे कैप -1/18 के, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बस ये आज इतना कर लीजिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में इसी के न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब 5-6 न्यूमेरिकल्स और करेंगे, बहुत आते हैं इसमें न्यूमेरिकल। फिर स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट वो देखेंगे। ठीक है, आज इतना कर लीजिए। 1/2 सही करोगे इसको, 1/2 अंडर रूट लगाना 1/2 ठीक है। और मैं ना आपको मोस्ट प्रोबेबली या तो सैटरडे को अगर पॉसिबल नहीं होगा, मैंने पहले सैटरडे को कहा था, टेस्ट की डेट आगे बढ़ती जाएगी। सैटरडे को ये नहीं है, सैटरडे संडे को ले लो। मैं संडे को या फिर ट्यूसडे को दूँगा, बता दूँगा। ठीक है, टेस्ट का जो चैप्टर है वो वही रहेगा, पहला वाला मोशन एंड स्ट्रेट लाइन। ठीक, चलिए। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा